हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके हाई कोर्ट की बिल्कुल क्लासें दी जा रही हैं। बिल्कुल ये क्रैश कोर्स है। जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस में जो भी आपके टॉपिक पूछे जा सकते हैं वो आपके कवर किए जा रहे हैं और आपके यहीं से क्वेश्चन आपके बनते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आज हम लोग पढ़ेंगे कला और संस्कृत, जहाँ से ढेर सारे आपके क्वेश्चन बनते हैं और बहुत क्वेश्चन आपके बनते हैं यहाँ से। इस समय जो भी आपके पेपर पूछे जाते हैं तो कला संस्कृत से 100% क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और वीडियो को पूरा देखिएगा। बाकी इसके पहले भी हमने यहाँ पर क्लासें दिया है, उनको भी आप लोग दे सकते हैं। क्रैश कोर्स का मतलब ये है कि हम आपके सिलेबस को ऑब्जेक्टिव के माध्यम से पूरा कवर करा दे रहे हैं। ठीक है, जिसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सब चीज़ आपको इसमें से देखने को मिलेगी। ठीक है ना। चलिए, सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद, हर हर महादेव, सभी को जय हिंद, जय भीम, नमो बुद्धाय। खुश रहिए भैया, ईश्वर सफल बनाए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। कला संस्कृत का एक बेहतरीन आपका टॉपिक होने वाला है। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि साहित्य और कला का समर्थन राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था। यहाँ पर देख सकते हैं एक राजा भोज थे, जो कि देखा जाए ये अपने दरबार में, कह सकते हैं अपने इतिहास में, या कह सकते हैं अपने राजवंश में साहित्य और कला का बहुत ही समर्थक थे। तो भैया इनका जो संबंध रहा है वो आपके परमार वंश से रहा है। परमार जो कि एक राजपूत वंश हुआ करता था। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की प्रतिमा किसने बनवाई थी। यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो सकता है। तो दूसरे का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर जो आपका बनेगा कौन सा हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा, खारवेल हो जाएगा, मोघवर्ष, या आपका चामुंडा राय। तो आप कहेंगे चामुंडा राय, जो ऑप्शन आपका दिया गया है चामुंडा राय जिसे बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, चामुंडा राय आपका आंसर राइट हो जाएगा, जो कि गंग वंश के एक राजा हुआ करते थे। ठीक है ना। तो आपका जो आंसर आ गया है वो आपका डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। और ये गोमतेश्वर की जो मूर्ति है वो 18 मीटर ऊंची है दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। दुनिया में देखा जाए सबसे ऊंची स्वतंत्र अखंड मूर्तियों में से गिना जाता है, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि प्रसिद्ध ग्रंथ नाट्य शास्त्र में कला का प्रथम स्पष्ट वर्गीकरण किसने दिया था। यहाँ पर 3 दिया है और 3 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा कि जो नाट्य शास्त्र है इसमें कला का प्रथम स्पष्ट जो वर्गीकरण किया है वो आपके भरत मुनि ने किया था। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, भरत मुनि के द्वारा जो आपका रचित पुस्तक है ना, उसमें संपादित किया है। तो आपका जो आंसर आएगा यहाँ पर सी हो जाएगा। इनके पुस्तक का नाम है नाट्य शास्त्र। ठीक है, आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि स्तूप का उल्लेख जो दिया गया है अग्नि की उठती हुई ज्वालाओं के रूप में कहाँ पर मिलता है। यहाँ पर 4 नंबर दिया गया है, मतलब आपसे कह रहा है कि अग्नि की उठती हुई जो आपकी ज्वालाएं हैं इनका जो उल्लेख मिलता है वो कहाँ पर मिलता है। तो दोस्तों ये मिलता है आपके ऑप्शन नंबर आपके सी ऋग्वेद में मिलता है। किसमें मिलता है, तो ऋग्वेद आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध द्वारा उपयोग में लाई गई वस्तुएं स्तूप में रखी जाती थीं। कुल मिला के कह सकते हैं महात्मा बुद्ध द्वारा जो उपयोग में लाई गई जो वस्तुएं हैं, कहीं ना कहीं ये सब वस्तुएं वो आपकी क्या बोलते हैं, तो शारीरिक स्तूप बोलते हैं या पारिभौगिक स्तूप बोलते हैं। तो याद रखिएगा, इसको नोट करिएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा कि महात्मा बुद्ध द्वारा उपयोग में जो भी आपकी वस्तुएं लाई गई हैं वो स्तूप में रखी जाती थी। कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपके पारिभौगिक स्तूप, इसका जो आंसर है यहाँ पर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि वर्तमान में अमरावती स्तूप के अवशेष किस संग्रहालय में सुरक्षित रखे गए हैं। पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, क्योंकि ये टॉपिक आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। अमरावती स्तूप जो कि आंध्र प्रदेश के पालनाडु जिले में आपका है। अमरावती गांव में एक खंडहर बौद्ध स्तूप से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो आपका 6 नंबर है वो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा सी नंबर। याद रखिए, यहाँ पर जो 6 का ऑप्शन आ रहा है कि वर्तमान में अमरावती स्तूप के जो अवशेष हैं किस संग्रहालय में सुरक्षित रखे गए हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका दिया है मद्रास, कलकत्ता, लंदन, ABC तीनों में रखे गए हैं। इनमें से जो आपका आंसर बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए, हाँ बिल्कुल है कि आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका राइट इनमें से क्या हो सकता है। थोड़ा सा नए टाइप का क्वेश्चन है। चलिए, यहाँ पर बताना है अमरावती भारत के सबसे महान। यहाँ पर देखिए अमरावती किस संग्रहालय, वहाँ पर एक अमरावती जो आपका संग्रहालय है उस संग्रहालय का शायद नाम ही यहाँ पर आपका लंदन संग्रहालय रखा गया है। जो आपके अमरावती स्तूप के अवशेष हैं
है ना, वो आपकी किस संग्रहालय में तो सुरक्षित रखेंगे, तो लंदन संग्रहालय इसका आंसर जो आपका दिया गया है वो आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, सी नंबर आपका बनेगा, याद रखिएगा। एक ग्वाल टोली जैसी आपकी ये संरचना है, ठीक है, एक ग्वाल टोली जैसी आपकी ये संरचना है, इसका जो आंसर बनेगा वो आपका सी हो जाएगा। बार इस क्वेश्चन को गोला मार दीजिएगा, हम बाद में इसे चेक करके भी आपको बता देंगे, ठीक है ना। अमरावती स्तूप की अगर हम बात करते हैं तो तीसरी शताब्दी जो आपकी थी, है ना, क्या थी, तीसरी शताब्दी। देखो यहाँ पर कलकत्ता है और आपका मद्रास है, लंदन यहाँ पर दिया है, कुमला के गुंटूर, यहाँ पर थोड़ा चेंज आप करना चाहें तो कर सकते हैं। ये बौद्ध स्मारक जो आपका दिया गया है, स्कॉटिश सेना के अधीन है। हाँ, कहीं ना कहीं आंसर हो सकता है, बाकी फिर भी इसमें गोला लगा लीजिएगा, है ना, एक थोड़ा अजीब तरीके क्वेश्चन लग रहा है। आइएगा अगले क्वेश्चन को, और क्वेश्चन आपसे दिया गया है, पेशावर स्तूप का निर्माण निम्न में से किसने करवाया था। पेशावर स्तूप का निर्माण है वो किसने करवाया था। तो दोस्तों इसका जो निर्माण हुआ था वो आपके कनिष्क के समय हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। यहाँ पर जो आंसर है सी नंबर कनिष्क वाला आपका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। और यह प्राचीन दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों में से मानी जाती है, तो इसका ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और कह रहा है कि अमरावती स्तूप की खोज किस वर्ष हुई थी। देखिए 8 नंबर दिया है और 8 की अगर बात कर लेते हैं तो आपका जो आंसर बनेगा वो राइट क्या हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखिए अमरावती स्तूप की खोज हुई थी 1797 ईस्वी में की गई थी। और इस स्तूप की देखा जाए 18वीं शताब्दी के अंत में जमींदार के जो कारीगर है उसने यहाँ पर देखा था। तो यहाँ पर देखा जाए वो आपके थे कैरिन मैकेंजी। अमरावती के स्तूप खंडारों के बारे में पहली बार इसकी यहाँ पर पता चला था, याद रखिएगा। तो इसका जो आंसर है वो आपका डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अमरावती स्तूप को किसने खोजा था। अमरावती स्तूप को किसने खोजा, अभी अभी हमने बताया मैकेंजी। कौन थे, मैकेंजी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर है नंबर मैकेंजी आपका आंसर है, यहाँ पर है राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन है, गोपिका मामा कामा वहियक और वडधिक गुफाएं की गुफाएं हैं। मतलब ये जो गुफाएं हैं वो आपकी किसके अंतर्गत आती हैं। तो दोस्तों याद रखिए ये जो गुफाएं हैं वो नागार्जुनी गुफा समूह के अंदर आती हैं, जैसे गोपिका है और वह्यक है और आपकी वडधिक गुफाएं आपकी आती हैं नागार्जुनी गुफा समूह में। अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि मंदिर निर्माण की जो नागर है, द्राविड़ है, बेसर शैलियाँ किस काल में विकसित हुई थी। 11 नंबर की अगर बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा ये आपकी जो विकसित हुई थी, है ना, ये आपके गुप्तोत्तर काल में विकसित हुई थी। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो राइट हो जाएगा, कौन सा, बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, गुप्तोत्तर आपका हो जाएगा। देखो नागर शैली, नागर मंदिर में गर्भ और उसके जो आपके अंतराल होते हैं, मंडप होते हैं, अर्धमंडप होते हैं, वो सब आपके इसमें होते हैं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो आपकी कह सकते हैं नागर शैली है ना, ये उत्तर भारत में आपके बनाए जाते हैं, बिल्कुल उत्तरी भाग में। मध्य भारत में जो आपके होते हैं वो आपके कौन होते हैं, तो आपके बेसर होते हैं। और दक्षिण भारत में जाएंगे तो आप मिलेगा द्राविड़ भाषा में, ठीक है, द्राविड़ मिलेंगे। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है निम्न में से किस गुफा में यहाँ पर पद्पाणी बोधिसत्व नामक पेंटिंग पाई गई है। 12 नंबर का ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा अजंता की गुफा नंबर जो आपकी फर्स्ट है, इसमें बोधिसत्व आपकी पद्यपाण की पेंटिंग आपकी मिली है। और देखा जाए तो अजंता की गुफाओं में बनी ये पेंटिंग प्रारंभिक मध्यकालीन भारत से बची हुई आपकी है। यहाँ पर भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई जो आपकी हैं, है ना, पहलुओं उनको यहाँ पर दिखाया गया है जातक कथाओं के माध्यम से। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि ऋग्वेद में अग्नि की उठती हुई ज्वालाओं के दर्शन रूप उल्लेख मिला है। एक क्वेश्चन अभी आपको मिला था कि ऋग्वेद में था, और ऋग्वेद की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये आपके स्तूपों में से, है ना, स्तूपों के बारे में दिया गया था। तो आपका जो आंसर मिलेगा इनमें से राइट हो जाएगा सी नंबर। ऋग्वेद में अग्नि की कुछ वर्णन भी आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जो आपका है वो ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा, स्तूप का है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि किस गुफा को विश्व की झोपड़ी की संज्ञा दी जाती है। 14 का ऑप्शन देना है और 14 का जो ऑप्शन बनेगा वो राइट हो जाएगा बी नंबर। ये जो आपकी हैं कौन, ये भारत में पाई जाती हैं बराबर की गुफाएं, ठीक है, बराबर की पहाड़ियों में स्थित है बराबर गुफाएं दुनिया की सबसे पुरानी जीवित गुफाएं आपकी माना जाता है, जिसमें लोमहर्षि नामक के जो ऋषि थी, है ना, उनसे आपका जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि नागर स्थापत्य की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो जो नागर स्थापत्य की विशेषताएं होती हैं उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो दोस्तों याद रखिएगा चौकोर गर्भगृह होता है,
ठीक है। चोटी की तिरछी आपकी रेखाएं होती है और मीनार नुमा शिखर इसमें होता है। तो ये होती है नागर स्थापत्य कला की, जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर आपका डी। यहाँ पर आपका आंसर आपका बन जाएगा डी नंबर है, राइट हो जाएगा, डी नंबर आपका बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे यहाँ पर दिया गया है कि नागर स्थापत्य की हो गई। अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर क्वेश्चन कि किस मंदिर शैली की विशेषता बहुभुजी आकृति की आधार योजना है। 16 नंबर की बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा, आपके यहाँ देखिए मंदिर आपके यहाँ जो बने हुए होते हैं उत्तर भारत में, आप देखे होंगे मध्य भारत कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पर सबसे स्टार्टिंग में जो आपकी होती है उसका जो आधार होता है वो चौकोर आपकी आकृति का बना होता है ना। तो यहाँ पर कह सकते हैं इसका जो आपका आंसर बनेगा वो राइट क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर यहाँ पर दिया है 16 का ऑप्शन ए। मतलब यहाँ पर किस मंदिर शैली की विशेषता बहुभुजी आकृति की आधार होती है वो आपकी बेसर शैली, ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसका जो आधार भाग होता है वर्गाकार होता है ना। और इसके बाद ऊपरी शिखर भी आपका होता है, तो ये इसमें होता है, लेकिन जो अगर ऊपरी शिखर बात करें पिरामिड नुमा में वो द्राविड़ शैली में आ जाता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला श्री धर्म संस्था मंदिर स्थित है। चलिए, सबरीमाला मंदिर काफ़ी चर्चा में रहा था और ये धर्म संस्था मंदिर है जो आपकी केरल राज्य के आपके पत्तनपत्तिका जिले में आपकी है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा आपका, केरल हो जाएगा, है ना। केरल जो आपका आंसर है यहाँ पर जवाब राइट हो जाएगा। और ये मंदिर पेरियार टाइगर रिजर्व है उसी के अंदर आपका सबरीमाला पहाड़ी पर आपका बना हुआ है। और ये भगवान जो आपके अयप्पा हैं उनको समर्पित है। कभी कभी क्वेश्चन बोल देता है कि जो सबरीमाला का मंदिर है कौन से भगवान से जुड़ा है, तो अयप्पा को समर्पित है, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे दिया गया है कि भारत में मंदिर स्थापत्य की वास्तविक नींव किस काल में रखी गई थी। 18 नंबर दिया है और 18 की अगर हम बात कर लेते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा मंदिर स्थापत्य की जो आपकी है वो गुप्त काल से जुड़ी है। कहाँ से जुड़ी है, तो आपके मंदिर स्थापत्य की वास्तविक नींव जो आपकी आई थी किस काल में, तो गुप्त काल, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि गुप्त काल का सबसे सुंदर मंदिर देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस राज्य में स्थित है। यहाँ पर 19 नंबर दिया है और दोस्तों याद रखिए दशावतार का मंदिर जो आपका है वो आपके भगवान विष्णु को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि यह गुप्त काल में बना है और ये आपके उत्तर प्रदेश के ललितपुर में है, जो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा सी नंबर है, राइट हो जाएगा, आपके उत्तर प्रदेश के ललितपुर में है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में डाटा पत्थर मेहराब तथा ईंट निर्मित भवन का प्राचीनतम उदाहरण कौन सा है। यहाँ पर बताना भारत में डाटा पत्थर मेहराब तथा ईंट से निर्मित, कुल मिला के देखा जाए ईंट से संबंधित आपको दिया और ईंट से संबंधित आपका जो है वो आपका कौन सा है। 20 नंबर में दोस्तों ये आपका जो कानपुर का भीतर गांव का मंदिर है ना, ये ईंट से बना हुआ निर्मित आपका मंदिर है, जो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा बी नंबर। ऐसा भी क्वेश्चन आपका होता है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि असम स्थित कामाख्या मंदिर किस शैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। यहाँ पर देखिएगा आपका जो आंसर है कि जो कामाख्या मंदिर है आपके कहाँ पर है, असम में है। दोस्तों याद रखिएगा ये आपके अहोम शैली में जुड़ा हुआ है। किससे है, इसे तंत्र पीठ या देवालय भी बोलते हैं और दोस्तों याद रखिए अहोम शैली में आपका बना हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था। यहाँ पर 22 नंबर दिया और 22 का ऑप्शन आपका हो जाएगा कि कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है इसका निर्माण जो करवाया था नरसिंह देव प्रथम ने। किसे, नरसिंह देव प्रथम, ये पूर्वी गंग वंश के राजा हुआ करते थे। आपका जो आंसर है वो आपका सी हो जाएगा। कोणार्क का जो मंदिर है भगवान सूर्य को समर्पित है, इसको भी आपको याद रखना। इसे ब्लैक पैगोंडा के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और ये आपका शायद रिपीट हो गया है दोबारा से, है ना, क्योंकि ये तो आपके हो ही चुके हैं। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है आपसे 23 नंबर और आपसे कह रहा है कि सूर्य देवता को समर्पित कौन से मंदिर का आकार रथ जैसा है। देखिए 23 नंबर में जो आपका है ना सन टेम्पल, जो कि आपका कोणार्क है। हमने कहा कि जो कोणार्क का मंदिर है कुछ इस प्रकार से बनाया गया है कि इसमें से देखा जाए कि जैसे जैसे आपका सूर्य जाता रहता है वो, लेकिन उसकी किरणें उसके गर्भगृह में जाती रहती हैं, उसके गर्भगृह में जाती रहती है। सूर्य किसी भी एंगल में चला जाए
वो ऐसा बनाया गया है डिजाइन करके कि उसकी जो सन है अर्थात किरणें हैं उसी गर्भगृह में ही जाती है। इसकी ये कह सकते हैं एक खासियत इसकी है, ठीक है ना। तो कहेंगे सूर्य देवता को समर्पित ये मंदिर का आकार रथ जैसा भी है। तो ये आपका है सन टेम्पल जो कि आपका कोणार्क है। इसका आंसर आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। कोणार्क में 13वीं शताब्दी में बनवाया गया था, ठीक है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर में किस देवता की प्रतिमा विराजमान है। 24 नंबर दिया है और 24 को ऑप्शन दोस्तों याद रखिएगा कि जो आपके जगन्नाथ मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर में दोस्तों जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और आपके बलभद्र था। तो यहाँ पर श्री कृष्ण की मूर्ति है। इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ के साथ उनके बड़े भाई बलभद्र और उनकी जो बहन थी सुभद्रा, है ना, उनकी मूर्ति आपकी यहाँ पर है। जो आपकी जगन्नाथ, आपका जो आंसर हो गया वो आपका डी हो जाएगा। ए बी सी तीनों आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आबू पर्वत पर स्थित तेजपाल मंदिर के गर्भ में किसकी प्रतिमा है। 25 नंबर दिया है और 25 का ऑप्शन जो आपका बनेगा दोस्तों ये आपके है चामुंडा देवी की है। किसकी है, तो चामुंडा देवी जो आपका आंसर है यहाँ पर है राइट हो जाए आपका डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था। 26 नंबर की बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिए 2.5 दिन की झोपड़ा है, इसका जो निर्माण करवाया था वो आपकी कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है वो आपका डी राइट हो जाएगा। और देखा जाए तो 2.5 दिन का झोपड़ा एक प्रकार से मस्जिद ही है ना, जो कि आपकी कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कहा जाता है संस्कृत विद्यापीठ था, उसको तोड़वा कर इसने यहाँ पर क्या बनवाया था, 2.5 दिन का झोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि भुवनेश्वर स्थित किस मंदिर में देउल कामा, जगमोहन कामा, नर मंडप तथा भोग मंडप नामक विशाल कक्ष स्थित है। ये जो आपका लिंगराज का मंदिर है, लिंगराज मंदिर की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन सी हो जाएगा लिंगराज मंदिर। ये शहर का सबसे बड़ा और पुराना मंदिर माना जाता है, भगवान शिव को समर्पित है। राजा जजात केसरी ने इसको बनवाया था। इसको 4 भागों में बांटा था, एक गर्भगृह, यज्ञशाला, भोग मंडप और नाट्यशाला में। केवल मीनार ही नहीं बल्कि इस भोग मंडप की दीवारों में भी मूर्तियाँ आपकी लगी हैं। तो ये आपका आंसर सी नंबर है राइट हो जाएगा। लिंगराज मंदिर आपका आंसर है राइट हो जाएगा, जो कि आपके भुवनेश्वर में आपका है, ठीक है ना। उड़ीसा प्रांत की राजधानी भुवनेश्वर में ये स्थित है, याद रखिएगा। क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। मतलब ये भगवान त्रिभुवनेश्वर जिसे बोलते हैं शिव, तो भगवान त्रिभुवनेश्वर अर्थात शिव को समर्पित है। यहाँ पर भगवान शिव को बोलते हैं त्रिभुवनेश्वर भी बोलते हैं। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि राजस्थान में स्थित ऊखा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। राजस्थान में स्थित ऊखा मस्जिद का जो निर्माण है वो किसने करवाया था। यहाँ पर 28 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर दोस्तों, ये है मुबारक शाह खिलजी का नाम आपने सुना होगा। मुबारक शाह खिलजी जो आपका आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। और देखा जाए तो राजस्थान में मुगल शासन के दौरान ये बनी हुई इस क्षेत्र की सबसे बड़ी ऐतिहासिक इमारतों में से एक आपकी है, जो कि आपके भरतपुर का एक लोकप्रिय स्थल माना जाता है। कहाँ पर, भरतपुर। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है। शेरशाह सूरी का मकबरा आपके कहाँ है, सासाराम बिहार। सासाराम जो पड़ता है वो आपके बिहार में पड़ता है। और दोस्तों याद रखिएगा इनके मकबरा की खासियत है कि ये मकबरा अष्टकोणीय पद्धति से बना है, मतलब ये 8 कोने का बना है, ठीक है। जैसे षटकोण मतलब 6 कोने का होता है, ये 8 कोने का बना हुआ है ना। पूरा मकबरा शेरशाह सूरी बिहार के पठान की याद में यहाँ पर बनाया गया था। और देखा जाए तो कुल मिला के देखा जाए तो आपका सासाराम का जो बना हुआ है इसमें 2 शैली का प्रयोग हुआ है, हिंदुस्तानी भी है, इंडो इस्लामिक जिसे बोलते हैं ना। कहते हैं कि इंडो और इस्लामिक वास्तुकला का बेहतरीन आपका उदाहरण है ये देखने को मिलता है। इसे बोलचाल की भाषा में भारत का दूसरा ताजमहल भी कहते हैं। ये जो सासाराम है इसको बोलचाल में हम लोग कह सकते हैं इसे दूसरा ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन कि किस मुगल शासक ने आगरा के किले को बनवाया था। 30 नंबर की बात करते हैं तो 30 नंबर की बात करते हैं तो आगरा का जो किला है वो आपके अकबर ने बनवाया था। किसने, अकबर ने बनवाया था। आगरा का लाल किला भारत के आगरा शहर में स्थित है ना। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर आएगा वो आपका भी हो जाएगा, अकबर ने बनवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है फतेहपुर सीकरी की किस इमारत में गुजराती शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। 31 नंबर में दोस्तों याद रखिएगा आपसे कह रहा है फतेहपुर सीकरी की किस इमारत में गुजराती शैली का प्रभाव देखने को मिलता है, आपसे कह रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपसे दिया है जामा मस्जिद, पंचमहल, जोधाबाई महल या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए फतेहपुर सीकरी की किस इमारत में दिया गया है और यहाँ पर जो आपकी है वो आपकी इनमें से क्या बन सकता है। यहाँ पर जामी मस्जिद मुगलों द्वारा बनवाई गई थी, लेकिन ये जो आपका मॉडल है ये दक्षिणी प्रवेश द्वार एक विशेष कह सकते हैं, ये भी तो आपका है नहीं है ना। पंचमहल आपका बना है जो आपकी गुजराती शैली में बना हुआ हो।
है ना, इनमें से कोई ऑप्शन आपका नहीं बनेगा। ठीक है, इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है जो आपकी गुजराती शैली में है। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका डी, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन नंबर आपका 31 को उसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। हाँ, अगर हम बात करते हैं जो फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाज़ा है ना, बुलंद दरवाज़ा का जो आकार है, कह सकते हैं उनकी जो शैली है इनसे बिल्कुल हट कर आपकी है। ठीक है, इनकी से बिल्कुल हट कर हम लोग कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि मुगल शासक शाहजहाँ की सबसे प्रसिद्ध इमारत कौन सी है। यहाँ पर देखिएगा जो आपका शाहजहाँ थे इनकी प्रसिद्ध ताजमहल होगा, और क्या होगा इसके अलावा और हो सकता है। शाहजहाँ की सबसे प्रसिद्ध इमारत ताजमहल है, आगरा में विश्व धरोहर में आपका शामिल भी है, 7 अजूबों में भी आपकी है, पत्नी अपने मुमताज महल की याद में बनवाया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि आगरा की जो मोती मस्जिद का निर्माण है वो किसने करवाया था। 33 नंबर दिया गया है, 33 का ऑप्शन बात करते हैं तो आगरा की जो मोती मस्जिद है वो आपकी किसने, तो आपकी शाहजहाँ ने बनवाया था। किसने, शाहजहाँ। यहाँ पर याद रखिए आगरा की जो मोती मस्जिद है वो आपकी शाहजहाँ। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। दिल्ली की नहीं बोल रहा है, दिल्ली होता तो फिर औरंगजेब पहुँच जाते। ठीक है, अगर दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद बोल देता तो फिर औरंगजेब हो जाता। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन, सम्राट राज द्वारा बनवाया गया तंजावुर का मंदिर किस देवता को समर्पित है। 34 नंबर दिया है और दोस्तों याद रखिए भगवान शिव को समर्पित, भगवान शिव को समर्पित है ये मंदिर। एक विशाल लिंगम के रूप में दर्शाया गया है। और चोल राजा जो आपके थे, राजा राज चोल प्रथम ने यहाँ पर 1010 ईस्वी में लगभग बनवाया था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सारनाथ की जो बुद्ध प्रतिमा है वो विश्राम की मुद्रा में झुकी हुई है, किस मूर्ति कला का ये उदाहरण है। ये जो आपकी है गुप्तकालीन कला की है। क्या बोलेंगे, गुप्तकालीन कला का ये जुड़ा हुआ एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा जो कि आपका सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि गांधार कला किस अवधि के दौरान फली फूली थी। गांधार कला का जो विकास हुआ था वो कहीं ना कहीं कुषाण के काल में, है ना। क्या वो, तो आपकी कुषाण काल में जो गांधार की कला है वो आपकी बहुत ही ज़्यादा देखा जाए चरम पर आपकी रही है। जैसे आपका जो कह सकते हैं मथुरा का आसपास एरिया वाले में, तो वहाँ पर कुषाण से संबंधित काफ़ी साक्ष्य भी देखने को मिले हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। सांची स्तूप है इसका निर्माण जो करवाया था वो किसने, तो दोस्तों याद रखिए अशोक ने करवाया था। किसने, तो सम्राट अशोक ने करवाया था। ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश का जो रायसेन जिला है वहाँ पर है, और ये भारत की सबसे पुरानी पत्थर की संरचनाओं में से एक आपकी है, इसको भी याद रखना है। ठीक है ना। सांची के स्तूप को समय के साथ नुकसान पहुँचाया गया था, लेकिन 1818 में टेलर ने इसकी खोज किया था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि सोमनाथ मंदिर को वर्ष 1025 में किसने लूटा था। यहाँ पर 38 नंबर दिया और 38 का ऑप्शन हो जाएगा ये आपके जो हैं महमूद गजनवी, है ना, महमूद गजनवी है। 1025 में सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था, उसकी संपत्ति लूट लिया था, उसे नष्ट भी किया था। और देखा जाए तो इसके बारे में जो आपके अलबरूनी था उसका विवरण ऐसे लिखा भी है इसके बारे में। यहाँ पर जो आपका आंसर हो गया है नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर कि पद्मासन मुद्रा में जैन प्रतिमा की खोज किसने की थी। 39 नंबर दिया है और 39 का ऑप्शन सी हो जाएगा कि पद्मासन मुद्रा में जैन प्रतिमा की जो खोज किया वो किया था सर विलियम जोन्स ने। किसने किया था, तो आपकी सर विलियम जोन्स, जिसका ऑप्शन है आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है सर विलियम्स जोन्स द्वारा मध्य प्रदेश के नचना कुठार से प्राप्त 2 जैन प्रतिमाओं की विशेषता क्या है। इनकी जो विशेषता है वो आपकी पद्मासन मुद्रा की है, अर्थात जो आपकी बात हो रही है वो पद्मासन मुद्रा की ही खोज किया था, नचना कुठार से प्राप्त की थी। तो आपका जो आंसर है वो आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। और ये याद रखिए मध्य प्रदेश के नचना कुठार से प्राप्त किया था, जो कि आपकी जैन प्रतिमाओं की ये विशेषता है। ये जो आपकी हैं पद्मासन मुद्रा में, जिसे आपके पद्मासन बना के बैठते हैं, है ना, उस प्रकार से। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ कहाँ पर अवस्थित है। 41 नंबर दिया गया और 41 का ऑप्शन बनेगा सी नंबर। ये आपका जो है वो आपके बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में है। यह स्तंभ बूढ़ी गंडक नदी के किनारे बनाया गया है, ऐतिहासिक स्थल है जो मौर्य कला के अवशेषों के लिए जाना जाता है। लौरिया नंदन स्तंभ के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं, जैसे कि इस स्तंभ पर ब्रह्म लिपि और प्राकृत भाषा का लेख हुआ है। इस लेख में अशोक धम्म की जानकारी भी देखने को यहाँ पर मिलता है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है प्रसिद्ध लौह स्तंभ कहाँ पर अवस्थित है।
42 नंबर दिया है और 42 का ऑप्शन जो आपका बनेगा वो आपका क्या हो जाएगा, तो 42 का ऑप्शन सी हो जाएगा। ये आपके दिल्ली में है। कहाँ पर है, तो याद रखिएगा प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो आपका है वो कहाँ पर है, तो आपके दिल्ली में आपका बना है। कुतुब मीनार के परिसर में आपको बना हुआ है, यूनेस्को द्वारा ये सूचीबद्ध भी आपका है। जो आपका लौह स्तंभ है बिना जंग लगे हुए आज भी अभी तक वैसा ही का वैसा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अजंता की गुफाएं किस काल में बनाई गई थी। अजंता की जो गुफाएं हैं वो किस काल में बनाई गई थी, तो याद रखिए अजंता की गुफाएं जो आपकी हैं कुल मिला के देखा जाए तो आपके दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेकर 480 से लेकर 560 ईस्वी पूर्व की बनाई गई थी। इस समय जो चल रहा था कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपका कौन सा काल है, तो आपका ये गुप्त काल चल रहा था। तो ऑप्शन आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि एलोरा की गुफाएं इनमें से किस धर्म से जुड़ी हुई हैं। एलोरा की गुफाएं देखिए, एलोरा की गुफाएं में आपके हिंदू, बौद्ध, जैन ये सभी आपके आते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। मतलब कुल मिला के बौद्ध और ब्राह्मण धर्म के जो बीच मतभेद है उसको लेकर ये दर्शाती हैं। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आधुनिक भारत के प्रमुख चित्रकार कौन हैं। आधुनिक भारत के प्रमुख चित्रकार में देखा जाए तो आपकी यामिनी राय हैं, नंद बोस हैं, यहाँ पर शोभा सिंह भी हैं, राजा रवि वर्मा भी आपको मिलेंगे। तो इसका आंसर जो आपका बनेगा वो आपका डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। अमृता सेगिल का नाम सुने होंगे, है ना, अविंद्रनाथ ठाकुर को ये सुने होंगे। ये सब लगभग देखा जाए तो ये भारत की कुल कुछ चित्रकार आपके होते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि संगीत को पंचम वेद या गंधर्व वेद की संज्ञा किसने दी है। 46 नंबर दिया और 46 की अगर बात करते हैं तो भारतीय आचार्यों ने, है ना, भारत के जो ऋषि हैं अर्थात आचार्यों ने यहाँ पर याद रखिएगा कि संगीत को पंचम वेद या गंधर्व वेद की संज्ञा यहाँ पर दिया है। मतलब संगीत के बारे में गहराई से चर्चा इसमें से किया गया है। शास्त्रीय संगीत गहरे तक आध्यात्मिक प्रभाव करते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि शास्त्रीय संगीत की शैलियाँ हैं। शास्त्रीय संगीत की शैलियों में देखिए हिंदुस्तानी है, कर्नाटक है, सुगम है। कुल मिला के देखा जाए शास्त्रीय संगीतों में से ये सभी आपकी आ जाती हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। ध्रुपद है, ठुमरी है, ख्याल है, ओडिसी है, तराना है। कुल मिला के देखा जाए ये सब आपकी संगीत शैलियों के अंतर्गत आती हैं, लेकिन ये दिया है शास्त्रीय संगीत। ठीक है ना, और शास्त्रीय संगीत में कहीं ना कहीं वो भी आपकी आ सकती हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव में आयोजित किया जाता है। यहाँ पर याद रखिएगा ये जो आपका है ये पुणे जो आपके महाराष्ट्र में है, पुणे जो कि महाराष्ट्र में आयोजित किया जाता है एक वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह है। शुरुआत जो की थी भीमसेन जोशी ने किया था, 1953 में किया था। मतलब इसका जो आयोजन है वो संघाई जो सवाई गंधर्व के शिष्यों द्वारा किया गया था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है संगीत स्वरों में पंचम स्वर किस देवता को समर्पित है। यहाँ पर देखिए आपको 49 और 49 का ऑप्शन बनेगा। पंचम स्वर जो आपका जुड़ा है कहीं ना कहीं पा, ये आपके लक्ष्मी को समर्पित है। यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है वो राइट हो जाएगा, आपका सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन कि राग भैरव के गायन की ऋतु और समय क्या है। ये जो राग भैरव गाया जाता है कब गाया जाता है, तो ये आपके पतझड़ के समय गाया जाता है। और आपके कब, तो आप कहेंगे सर प्रातःकालीन गाया जाता है। पतझड़ जो आपका है ऋतु में और कहीं कहीं आपके प्रातःकाल में गाया जाता है। तो ऑप्शन आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सितार वादक इनमें से कौन है। यहाँ पर देखिए सितार वादक में पंडित रविशंकर भी हैं, जया विश्वास भी हैं, शाहिद परवेज भी हैं। कुल मिला के देखा जाए तो शाहिद परवेज खान, बुधादित्य मुखर्जी, अनुष्का शंकर, ये सब सितार वादक ही आपके हैं। तो आपका जो आंसर बनेगा इनमें से आपको बनेगा ए बी सी, आपका आंसर है राइट हो जाएगा। ठीक है ना, और रविशंकर को अगर हम बात करें तो रविशंकर को भारत में सितार का उस्ताद या सितार जो हीरो बोलते हैं, सितार माइस्ट्रो कहा जाता है। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारिक किस संगीत वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हुए हैं। 52 नंबर की बात करते हैं तो आपका आंसर में से क्या हो जाएगा, तो ये आपके जुड़े हैं आपके सितार से। किससे जुड़े हैं, तो सितार, जो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर है राइट हो जाएगा, सितार हो जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपका जो टॉपिक है जिसमें आपने कह सकते हैं जो पढ़ा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण आपका टॉपिक होता है। इसमें आपके जो कला और संस्कृति होते हैं जितने भी आपके यहाँ से बनते हैं
इस समय जो भी आपका पेपर होता है वो यहीं से देखने को मिलते हैं, चाहे स्तूप के बारे में हो या मंदिर के बारे में हो, या इस जो शैलियाँ हैं, है ना, आपकी जो मोती मस्जिद, ये सब चीज़ें जो आपकी हैं इस टॉपिक में आपने कवर कर लिया। और इस वीडियो को एक बार और देख लेंगे तो यकीनन है कि यहाँ से जो पॉइंट आपके बनते हैं, चाहे अजंता हो, चाहे आपका औरंगाबाद हो, है ना, ये जो आपके कह सकते हैं सब आपको यहीं से मिल जाते हैं। तो ये वीडियो हमारे हिसाब से बहुत अच्छी तरीके से आपने कंठस्थ कर लिया होगा, है ना। एक बार और देख सकते हैं, बाकी और भी वीडियो है आपके बनाए गए हैं, उनको आप लोग देख सकते हैं इनके माध्यम से, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं। वीडियो कैसा लगा बोलो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आपका जो पूरा कोर्स है वो क्रैश कोर्स के माध्यम से इस सिलेबस के तहत आपको कवर हो जाएगा। धन्यवाद।